स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीसीएस नासिक अमरावती कांड के बाद अब नागपुर में एनजीओ में काजी ने जो कुछ भी किया, अब बारी उस खबर को आपके लिए जानने की है। दरअसल एनजीओ में काम करने वाली लड़कियों का यौन शोषण किया गया, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया, नमाज और हिजाब के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद एनजीओ के चीफ रियाज फाजिल काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस अब फंडिंग की जांच कर रही है। महाराष्ट्र लगातार निशाने पर है, वो चाहे नासिक की बात हो, अमरावती की बात हो, नागपुर की बात हो। इस तरीके से जिहाद वहां पर पनप रहा है, जिसको एटीएस महाराष्ट्र पुलिस काटने में लगी हुई है। मेरे साथ इस वक्त रमेश शिंदे जी हैं, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या महाराष्ट्र के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर रमेश जी। सर, सबसे पहले ये एनजीओ में जो कुछ भी हुआ नागपुर में, जिस तरीके से धर्मांतरण कराया गया, नमाज और हिजाब के लिए दबाव बनाया गया, क्या महाराष्ट्र में एक के बाद एक इस तरीके से खबरें आ रही हैं? महाराष्ट्र टारगेट पर है किसी खास वजह से? नहीं, ऐसे मुझे यहाँ पर लगता है कि ये चीजें यदि बाहर के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार से जांच हो तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें सामने आ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर हिंदुत्ववादी सरकार है, तो ऐसी चीजें जो भी हो रही है तो उसके बारे में वहां पर जांच हो रही है, लोग या किसी माध्यम से कंप्लेंट हो रही है या जो भी है। एक बार टीसीएस का मुद्दा सामने आया, आप जैसे चैनलों ने उन मुद्दों को काफी बड़ी मात्रा में लोगों के सामने रखा, तो आज जो उसके द्वारा एक धाड़स जो बन रहा है, इसके कारण से ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो ये मूलतः ये है कि मतलब कहीं तो ये हमें न्याय मिलेगा, ये आशा या अपेक्षा यहाँ पर दिखाई देती है, इसलिए ये सामने आ रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार से बैंगलोर में देखेंगे तो वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, या तेलंगाना में हैदराबाद में जहां पर साइबर सिटी है वहां पर भी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो हो सकता है कि वहां पर जो है कंप्लेंट होने के बाद भी सरकार उसको आगे आने के लिए नहीं देती होगी या किसी माध्यम से उसको छुपाने का प्रयास कर रही होगी। तो ये कारण हो सकता है कि वहां पर जो है ये मुद्दे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दे, क्योंकि मुद्दा ये है, देखिए हर बार ये मुद्दा आता है हमारे यहाँ पर, सेक्युलरिज्म, सभी मजहब को एक समान जैसे दर्जा देने की, महत्व देने की बात होती है, लेकिन जहां पर भी टीसीएस में सामने आ गया, कंपनी किसी और की है, टाटा ट्रस्ट की है, वहां पर जो है एक वहां का एचआर या बड़ा टीम लीडर बन जाता है तो वो शोषण चालू करता है। अमरावती में आपने देखा कि वहां पर भी इसी प्रकार से हुआ, कोई एमआईएम का मुस्लिम लड़का वो कार्यकर्ता है, वो वहां पर शोषण चालू करता है। यहाँ पर एनजीओ की बात यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर भी यही मुद्दा सामने आया है। तो ये जो चीजें है कि ये जो एनजीओज है जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने 2014 में आते ही अपने शिकंजे कसे थे या उनको जो फंडिंग मिल रहे उसकी बहुत बड़ी जांच हो रही थी, दुर्भाग्य से आज ये सारी चीजें लोगों के सामने नहीं है कि उनको कहाँ से फंडिंग आ रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो एनजीओज है, ये एनजीओज इस प्रकार के काम कर रहे हैं। एनजीओज के द्वारा ये सारी चीजें दोनों पर, यानी जो ईसाई एनजीओज है वो धर्म परिवर्तन के लिए पैसे का यूज कर रहे हैं और जो मुस्लिम एनजीओज है वो इस प्रकार से शोषण का काम कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र के रूप में चल रहा है और मुझे लगता है कि एटीएस यदि इसकी जांच कर रही है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गंभीर वहां पर मुद्दा होगा। यानी ये केवल धर्म परिवर्तन या शारीरिक शोषण का मुद्दा नहीं होगा, इससे आगे भी कुछ तो होगा। फंडिंग में भी निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज तो सामने आएगी। बिल्कुल। अभी उसमें जो निकलकर सामने आ रहा है, एक वहीं की एनजीओ की एचआर हेड जो हिंदू थी, उसने बताया कि उसके जन्मदिन के मौके पर काजी ने उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद लगातार वो उसका शोषण करता रहा। फिर एक और शिकायत आई जिसमें उस महिला ने, लड़की ने बताया कि उसकी माँ को फोन करके गंदे गंदे शब्द बोले गए और फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। अभी 23 तारीख तक कोर्ट ने रिमांड में काजी को भेज दिया है। खुलासे और होंगे। 3 महिलाओं ने अभी शिकायत दर्ज कराई है, आगे भी कई महिलाएं निकलकर सामने आएंगी। लेकिन वही मैं कह रहा हूं रमेश जी कि लगातार महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं, आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किस तरीके से एक वक्त जिहादियों का कब्जा रहा, ये भी सबने देखा है। देवेंद्र फडणवीस के राज में जब खुलासे हो रहे हैं तो इन जिहादियों की साजिश का जो पर्दाफाश हो रहा है, क्या ये उम्मीद करें कि आगे इस तरीके से अब घटनाएं नहीं घटेंगी या जो घट चुकी हैं वो निकलकर सामने आएंगी? देखिए, इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी लड़की या कोई भी परिवार का सदस्य है वो अपने
आर्थिक परिस्थिति के कारण, कमजोरी के कारण या अन्य किसी कारण से वो किसी मजबूरी में ही काम पर वहां पर जाती है। तो एनजीओ में यहाँ पर किसी मजबूरी में किसी को काम पर रखना और फिर उसको उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास करना या फिर उसके बाद में यह मुद्दा जो आता है कि फिर उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना, यहाँ पर इतना ही नहीं, केवल साइबर स्टॉकिंग भी हुआ है इसके अंदर। यानी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन्होंने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और उसके अंदर गंदे चित्र भेजना या उनको उसके अंदर से दबाव लाने का प्रयास करना, तो ये सारा भी साइबर स्टॉकिंग का भी मुद्दा इसके अंदर सामने आया है, जो पहली बार हुआ है। तो ये मुद्दे जब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के रूप में चल रहा है कि जहां पर भी हो, यानी किसी भी माध्यम से हिंदू लड़कियों को जो लव जिहाद कुछ समय पहले मतलब ये कहा जाता था ये भ्रामक चीज है, ये हिंदूवादी संगठनों ने ये जो जिसको हम कहते हैं कि प्रोपोगंडा के तौर पर किया, और दिल्ली में तो ये सारे हमारे सेक्युलर वादियों ने तो लव जिहाद का मिथ करके वहां पर बुक भी पब्लिश किया। अब वो सारे चुप क्यों है? इसमें से एक भी मुद्दे पर आकर के बात क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कह रहे कि नहीं हमारी किताब गलत है? हर जगह पर ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। जहां पर भी हम देखेंगे टीसीएस का मुद्दा हो, जहां अन्य भी ये सारे जो मुद्दे आए हैं, ये रियाज फाजिल काजी का मुद्दा हो, तो ये जो चल रहा है, ये शारीरिक शोषण करने की जो बात चल रही है, विदेश में ये कहा जा रहा है कि नहीं ये इस प्रकार से चल रहा है और भारत जो है, भारत में इस प्रकार का शोषण चल रहा है। अमेरिका में भी वहां के पत्रकारों ने कहा, लेकिन भारत के कुछ सेक्युलरवादी पत्रकार अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। आप देखिए राजदीप सर जैसे का उदाहरण हम लेते हैं, तो वहां पर उस लड़की के परिवार ने केवल ये कहा कि नहीं देखो जेल में जाकर के वहां पर उसके साथ मारपीट हुई तो ये हमारे बेटी के भी साथ हो सकता है। अरे आपकी बेटी क्या कर रही थी उसके बारे में तो देखिए, वो प्रेग्नेंट है या इसका आप आज वहां पर जो भावना बना रहे हैं, वो प्रेग्नेंट थी तो इतने दिनों से कानून के सामने क्यों नहीं है? हम तो कोई हमारे यहाँ पर ईरान के जैसा कानून तो नहीं है कि नहीं आपने ये किया हाथ काट देंगे या आपको मतलब और केवल भारत या अमेरिका की बात नहीं है। आप ग्रूमिंग गैंग आप ब्रिटेन में देख रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं किस तरीके से इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है ग्रूमिंग गैंग का एक बदला हुआ चेहरा भारत में दिख रहा है, जो टीसीएस से लेकर अमरावती, नासिक से लेकर नागपुर तक दिख रहा है? नहीं, जो आपने कहा वो सही मुद्दा है कि ये ग्रूमिंग गैंग का ही यहाँ पर एक्टिव हुआ ये मुद्दा है। वहां पर भी इसी प्रकार से ये सारी चीजें चल रही है और वही चीज यहाँ जो है इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर जगह पर ये मुद्दा जब भी सामने आ रहा है तो ये बहुत गंभीर वहां पर स्वरूप दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके यहाँ पर कोई तो मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ तो उसके बाद एक कानून बना, वैसे ही ये मुद्दा लेकर के कानून महाराष्ट्र सरकार ने पास करना चाहिए। एंटी लव जिहाद का कानून तो हुआ ही है, लेकिन जहां पर वर्क स्टेशन है, जहां पर कॉर्पोरेट कल्चर है, वहां पर भी इस प्रकार का शोषण हो तो वहां पर तो ये बताया जा रहा है नहीं हमारे यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है या हिंदू लड़कियों का शोषण चल रहा है या हिंदू युवाओं को धर्म परिवर्तन करने का षड्यंत्र चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र शासन ने या देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि ये यदि मुद्दा ऐसे रहेगा तो फिर कॉर्पोरेट कल्चर में कल जाएगा कौन? इतनी सारी पढ़ाई करके लड़कियां जो है माँ बाप डर जाएंगे तो वहां पर जा ही नहीं सकते। तो एक जगह पर हम केंद्र में हम देख रहे हैं कि मोदी जी वहां पर वुमेन्स बिल ला करके वहां पर पार्लियामेंट में भी उनको पूरा अधिकार मिले इसके लिए रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके जो बेसिक जहां पर वर्क कल्चर होना चाहिए वहां पर शोषण चल रहा है। तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए ये मुद्दा जो है, जैसे मोदी जी पार्लियामेंट में वहां पर सहभागिता चाहते हैं तो वैसे यहाँ पर भी सहभागिता हो, तो उसके लिए ये डर का माहौल तो जाना चाहिए, ये भय का वातावरण जो क्रिएट किया जा रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर सरकार ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है कि मोदी सरकार ने इसका संज्ञान लिया भी हो, लेकिन ये खुले में दिख रहा है। फडणवीस सरकार ने संज्ञान लिया है, गिरफ्तारी भी काजी की हो चुकी है, एटीएस फंडिंग की जांच में जुटी हुई है। बाकी अभी 23 तारीख तक काजी को रिमांड में कोर्ट ने भेजा है, तो पूछताछ चल रही है। आगे बड़े खुलासे होंगे और उम्मीद यही कि फडणवीस सरकार महाराष्ट्र के खिलाफ चल रही साजिश
को बेनकाब करेगी। और भारत में निश्चित तौर पर ग्रूमिंग गैंग का बदला हुआ एक ये रूप दिख रहा है, जो लगातार अलग अलग जगहों पर आपको इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है। रमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विस्तार से ये जानकारी साझा करने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी हमेशा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।